हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर 16 टॉपिक इन्वायरमेंटल इशू के बारे में स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल इशू के बारे में विशेष रूप से हम लोग देखेंगे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन का पॉपुलेशन जो हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ह्यूमन का पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से कई तरह की समस्याएं हमारे आसपास जो है वो आती जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत तेज़ी से पिछले सालों को देखें तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से इन्हेंस किया है। और अगर पॉपुलेशन इन्हेंस करता है तो हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ों की डिमांड्स बढ़ जाते हैं, जैसे फूड है, वाटर्स है, होम है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ऑटोमोबाइल्स है और बहुत तरह के दूसरे कमोडिटीज़ जो हैं उसका डिमांड्स हमारे लिए बढ़ जाता है। अब जंगल चाहिए, जंगल कटेगा, है ना। फूड चाहिए, वाटर चाहिए, होम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सारा चीज़ बनेगा। इसके लिए हमारा प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? हमारे नेचर के ऊपर पड़ेगा। और हमारा नेचर रखता है क्या हमारे लिए? नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हमारे इन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कि फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, है ना। ये सब चीज़ों के ऊपर डिमांड बढ़ेगा और हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो कमेगा। और कमेगा तो हमारा जो तरीका है एक्सट्रैक्ट करने का, उस तरीकों के कारण जो होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होगा, है ना। वो कंटामिनेटेड होंगे, उसके ऊपर वो यूजफुल नहीं रह जाएंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ होता है। तो कह सकते हैं कि पॉल्यूशन वो वर्ड है, पॉल्यूशन वर्ड को समझने की ज़रूरत है। पॉल्यूशन वर्ड जो है वो कैसे होता है, पॉल्यूशन क्या है? तो कह सकते हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लैंड, है ना। किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज हम लोग करते हैं किसके ऊपर? तो लैंड, एयर, वाटर के ऊपर क्या क्या चेंजिंग हो सकता है? उसके फिजिकल, भौतिक संरचना में परिवर्तन, रासायनिक संरचना में परिवर्तन, या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजिंग हो जाएगा तो उसी को क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है। और जिन चीज़ों के वजह से इनके फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है वो सब्सटेंस जो है वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। मतलब जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट कहलाएगा। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना चाहे, सरकार देख रही है ना, हम लोग भी देख रहे हैं कि लगातार पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कई सारे प्लान्स लिए हैं। और इसके लिए सबसे पहला एक एक्ट बनाया गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना, जिसका काम क्या था कि हमारे इन्वायरमेंट के एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को पहले से बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर वर्क करने लगे। ठीक है, तो ये देखें आगे कि एयर पॉल्यूशन और इट्स कंट्रोल कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहले तो हम लोग एयर पॉल्यूशन को देखेंगे और इसके कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे कि एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल कैसे कैसे होता है। हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होगा। तो हमारे एयर में हम लोग अनवांटेड गैसेस को छोड़ देंगे, है ना, और डस्ट पार्टिकल आ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होगा तो हमारे एयर को पॉल्यूट कर देगा। मतलब ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमारे एयर का चेंज कर देगा। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हुआ कि बहुत सारे जर्म्स उसमें आ जाएंगे, फिजिकल सब्सटेंस आ गए, है ना, केमिकली चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चेंज हो जाता है। कह रहा है कि स्मोक स्ट्राइकर्स यहाँ पर चिमनी वगैरह जो है ना, पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट हुआ, स्मेल्टर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, ये सब का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को रिलीज करते हैं हमारे एयर में। और वो गैस बहुत सारे हार्मफुल गैस को रखते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये सारा चीज़ जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर इसमें ये ऐड हो जाएगा तो इसको हटाने के लिए हमारे पास कुछ यंत्र बन चुके हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? डस्ट और गैसेस को रिमूव कर सकते हैं हमारे एयर से। इसके लिए तरीका क्या है, कैसे कैसे? तो कुछ मशीन से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना,
स्क्रबर है ना, कैटालाइटिक कन्वर्टर है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमारे एयर के अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज होता है तो उस अनडिजायरेबल चेंज को हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रबर का डायग्राम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसका फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो इस क्या करता है कि हमारे एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है, एसपीएम है ना, उसको ये रिमूव करने का काम करता है। एसपीएम को ये कैसे रिमूव करेगा? तो सबसे पहले यह वर्क करता है, इस मशीन के अंदर जो होता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इस इलेक्ट्रोड में हम लोग करंट बहाते हैं। वो करंट क्या अमाउंट जो होता है हजारों वोल्ट करंट होता है और जब इतना ज़्यादा मात्रा में करंट को बढ़ाया यहाँ पर दिया जाता है तो एक निगेटिव कोरोना को डेवलप करते हैं। ये एक निगेटिव एरिया को डेवलप करते हैं और उस निगेटिव एरिया के वजह से क्या होता है, उस निगेटिव एरिया के वजह से एक इलेक्ट्रॉन फील्ड स्पेस बन जाता है। कह सकते हैं कि ये नेगेटिव कोरोना ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को काफ़ी तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ढेर सारा डस्ट पार्टिकल जो है वो तेज़ गति से आकर के इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं निचले हिस्से में क्या करते हैं, वेलोसिटी को एयर का कम रखते हैं और कम वेलोसिटी का एयर होने की वजह से ये जो है कण जो है सेटल डाउन हो जाते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है। क्या क्या देखें तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेगेटिव फील्ड का कोरोना का जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचने का काम करता है डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रिमूव होता है। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या था? दूसरा हमारा था इंस्ट्रूमेंट स्क्रबर था, है ना। तो स्क्रबर कैसे काम करता है? स्क्रबर काम करता है, देख रहे हैं ये स्क्रबर का डायग्राम है, देख रहे हैं क्या कि क्लीन एयर निकल रहा है, डर्टी एयर को इधर से एंट्री दिलाया जा रहा है, डर्टी एयर को इस जगह से एंट्री दिलाया जा रहा है, क्लीन एयर यहाँ से निकल रहा है ना। और इसमें टाइम टू टाइम क्या डाला जा रहा है, वाटर और लाइम को डाला जा रहा है और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है नीचे सेटल डाउन करते जा रहे हैं। कैसे कैसे ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसके अंदर डर्टी एयर डालते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में हम लोग वाटर को या फिर चूना पानी को, लाइम वाटर को डाल देते हैं यहाँ। और जब क्या होता है कि जैसे ही हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वाला हवा इसके अंदर पहुँचता है तो ये उसको सक कर लेते हैं, सक करके नीचे सेटल डाउन करने का काम करते हैं। इस तरह से वर्क करता है हमारा कौन, तो स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर के फंक्शन को हम लोगों ने देखा कि स्क्रबर किस तरह से फंक्शन करेगा। ठीक है, कह रहा है कि हमारा एक बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है, सीबी कहा जाता है इसको। कि इन्होंने क्या किया है कि पार्टिकुलेट साइज का बताया है कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे के साइज के या इससे छोटे जो कण होते हैं वही हमारे मनुष्य में क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करने का काम करते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सीरियस प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से क्रिएट होता है। सीरियस प्रॉब्लम में क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल अगर हमारे अंदर जाएंगे, लंग्स के अंदर जाएंगे, तो लंग्स के अंदर ये जो है बहुत तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम को डेवलप करेंगे। इरिटेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, हमारे डैमेज हो सकते हैं, क्या लंग्स डैमेज हो सकते हैं, है ना। और ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, जैसी रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है हमारे अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, इस तरह के जो बड़े बड़े साइज 2.5 माइक्रोमीटर से जो साइज के हैं या उसके साइज के पार्टिकल्स है उसको रिमूव आउट करना है ना। तो रिमूव आउट करने के लिए इतना सारा मशीन बना रहे हैं, स्क्रबर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को। उसके बाद एक मशीन आया क्या, इसके बाद एक आया कि कैटालाइटिक कन्वर्टर, है ना। क्या आया, कैटालाइटिक कन्वर्टर आया। कैटालाइटिक कन्वर्टर का फंक्शन क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर किस तरह से काम करते हैं। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है इसमें पहले
प्लैटिनम, है ना, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये सब जो है मेटल को फील्ड किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, है ना। ये थोड़ा खर्चीला है, देख रहे हैं कि प्लैटिनम इसमें लगा हुआ है, पैलेडियम है, रोडियम है, तो ये सब खर्चीला है। और ये सब क्या करते हैं कि जब इसमें लगा दिया जाता है तो नाम ही है इसका कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं, हार्मफुल गैसेस को यूजफुल गैसेस में ये कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारा हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से बर्न नहीं हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन जो बर्न नहीं हुए हैं उस हाइड्रोकार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उसको नाइट्रोजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर दे सकता है ना। इसके अलावा जो है SO2 है, तो SO2 को वो क्या कर सकता है, SO2 से निकाल सकता है किसको, तो SO2 से S को अलग और O2 को अलग ये निकाल सकता है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। देख रहे हैं हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर काफ़ी कामगार है, ये हमारे हार्मफुल और को यूजफुल गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया में क्या किया गया, तो इंडिया में और भी व्यवस्था की गई एयर पॉल्यूशन को लेकर के। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट लगाया गया, है ना, जो 1981 में शुरू बनाया गया और इसको सुधार के साथ 1987 में, है ना, लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ था, इसमें बताया गया कि एक वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं, नॉइज किसे कहते हैं। नॉइज क्या है, तो नॉइज किसको कहा जाता है, नॉइज क्या हुआ, एनी अनडिजायरेबल साउंड, है ना, जो हमारे कानों के लिए हार्मफुल हो, इरेगुलर हो या म्यूजिक हो, किसी भी तरह का हो, और वो क्या कर सकता है हमारे अंदर इरिटेशन काउज कर दे, है ना। हाई लेवल का साउंड जो हमारे अंदर इरिटेशन को काउज करे, हम लोग एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए जो साउंड का यूज करते हैं वही जो है नॉइज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, नॉइज कहलाता है, ठीक है। ये लाउड साउंड होता है, जिस तरह का सिटी है उस तरह के से इस साउंड का पैरामीटर भी होगा, कितना ऊंचा हो सकता है ये सिटी और उस प्लेस पर निर्भर करता है। जैसे 150 डेसिबल या उससे ज़्यादा जो जनरेटेड है साउंड, जो कि जेट प्लेन है, रॉकेट है, इस सब के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ये काफ़ी हानिकारक है। ये हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है, परमानेंटली हमारे हियरिंग को ख़त्म कर सकता है ना। और साथ में अगर हम लोग लगातार इसके नज़दीक रहते हैं नॉइज पोल्यूशन में, तो हमारे अंदर न सोने की बीमारी, स्लीपलेसनेस है, हमारा हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाता है ना, आदमी तनाव में चल जाता है। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है साउंड पॉल्यूशन की वजह से। साउंड पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक है ना। हमारे यहाँ इस चीज़ को कई ऐसा एरिया का भी निर्माण किया गया है जहाँ पर कि साउंड पॉल्यूशन को कम रखा जाए, जो कि रोगियों के लिए हार्मफुल होता है, जैसे हार्म फ्री जोन कहा जाता है, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब है। इसके अलावा क्या किया गया है कि हमारे जो फायर क्रैकर्स है, हम लोग पटाखे वगैरह जो जलाते हैं, उसके लाउडनेस को भी लिमिट किया गया है, परमिसेबल साउंड के अंदर ही पटाखे को बनाया जा सकता है। उसके बाद है लाउड स्पीकर जो लगातार बजाना है बहुत सारे जगहों पर, इसको बैंड किया गया है ना, कि ज़्यादा हार्मफुल कर सकता है, पेशेंट को दिक्कत कर सकता है, ये सारी समस्याएं आ सकती है नॉइज से। ये हम लोगों ने नॉइज पोल्यूशन को देखा। इसी तरह से सॉइल में भी हम लोग अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अगर डाल देते हैं, है ना, हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो वो भी हमारे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जो उसके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे आगे है एक, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको इस चैनल से संबंधित, है ना, जानकारियाँ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप उसे देख सके एट ए टाइम, ठीक है। इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो आगे हम लोग टॉपिक को देख रहे हैं, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन। कैसे हम लोग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे जो व्हीकल्स के द्वारा क्रिएट होता है। हुआ क्या, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ व्हीकल्स का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, और दिल्ली हमारा जो कैपिटल है, और यहाँ पर जो है व्हीकल्स के कारण बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। दिल्ली जो है एक हमारा कंट्री
यहाँ पर एयर पोल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा है ना। और कहा जाता है कि यहाँ पर गुजरात और वेस्ट बंगाल के को जोड़ दिया जाए तो दोनों के द्वारा जितना पोल्यूशन होता है उतना अकेले दिल्ली करता है। और इसके लिए 1990 में दिल्ली को है ना कहा गया था 41 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कहा गया था वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड के 41 शहरों में से इसका भी एक स्थान था, है ना। एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली के लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया। तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने मिल करके कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस तरह के याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया गया, PIL कहा गया। क्या कहा गया? PIL कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर हुई, है ना। PIL दायर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कैसे हम लोगों को पॉल्यूशन की समस्या से राहत दिलाया जाए। तो इसके लिए इसको सीरियसली लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और उसने कहा कि हमारी दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दे और क्या करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल से हटा करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले इंजन में कन्वर्ट करे, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले इंजन में कन्वर्ट करे, मतलब दिल्ली की ट्रांसपोर्ट बसेस जितनी सारी थी उसको कन्वर्ट करना था किस पर, तो उसको कन्वर्ट करना था CNG बेस्ड इंजन पर, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। हम जानते हैं कि CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और यह गैस का अगर यूज करते हैं तो कोई भी नेचुरल गैस का अगर यूज करते हैं तो रेसिड्यूअल सब्सटेंस कभी निकलता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और किसी भी तरह का रेसिड्यू निकलता नहीं है। तो CNG बहुत अच्छे तरीके से जलता है दूसरे की तुलना में, है ना। तो CNG को लागू करने के लिए कहा गया, उनको समय दिया गया, 10 वर्षों का समय दिया गया कि 10 साल के अंदर आप क्या करें कि पूरी तरह से CNG में कन्वर्ट कर दे अपने। 90 में याचिका दायर हुई, 2002 तक कहा गया कि आप अपने सारी गाड़ियों को कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें 2002 तक देख रहे हैं यहाँ, 2002 तक जो है कन्वर्ट करना था उसको CNG गैस वाले इंजन में। तो इसके लिए तेजी से जब किया गया तो देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन जो हुआ वो कम हुआ। गवर्नमेंट ने दिल्ली का मॉडल को देखते हुए दूसरे शहरों के लिए भी यह निर्धारित किया कि हमारे डीजल और पेट्रोल जो जलते हैं उस तरह की गाड़ियों में पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा कम होना चाहिए। अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना है, लो बेस सल्फर पेट्रोल डीजल यूज करेंगे, है ना। जानते हैं कि हम लोग अगर एक कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में लगवाते हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में अगर लगता है तो पेट्रोल और डीजल जो सल्फर लीडेड अगर होगा, लीडेड पेट्रोल और डीजल होगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से लीड फ्री पेट्रोल और डीजल के प्रयोग पर जोर दिया गया। साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया, यूरो फर्स्ट यूरो सेकेंड के अंतर्गत पॉलिसी आज बनाई गई, है ना, जिसको आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला था कि आपका जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है गाड़ी, उसमें 350 पार्ट पर मिलियन, 350 पार्ट पर मिलियन जो है ppm, है ना, डीजल में होना चाहिए सल्फर, और 150 ppm सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए किसमें, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों में। कहने का मतलब जब आपका गाड़ी का धुआं निकल रहा है तो उस धुएं में अगर डीजल का गाड़ी है तो 350 पार्ट पर मिलियन, अगर 1 मिलियन निकल रहा है धुआं तो उसमें 350 कण ही जो है वो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के होने चाहिए डीजल वाले में। और पेट्रोल वाले में कहा गया कि पेट्रोल वाले में 150 कण होने चाहिए, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को। इस तरह से घटाया जाने लगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत सारा 42%, उसके बाद कहा गया कि और भी इसको कम किया गया कि इसको रिड्यूस करते जाइए धीरे धीरे करके 50 ppm तक लाइए, 35 ppm तक लाइए। और इस वजह से कई सारा व्हीकल्स का निर्माण किया गया, मैंने हर बार इंजन के क्षमता में बदलाव किया गया। पहला है आपका देखिए मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2, है ना, तो यूरो सेकेंड के नॉर्म से जाना जाता है इसको। तो इस तरह से क्या समझ रहे हैं इससे, यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ, यूरो 5 और यूरो 6, अभी 6 चल रहा है। तो यूरो 6 जो है इस तरह का जो गाड़ी बनाई गई हर यूरो फर्स्ट
में SO2 इमिट करने वाले SO2 इमिशन की मात्रा अलग होगी, यूरो 2 में इमिशन कमता जाएगा SO2 का, और SO3 में और कमेगा इमिशन SO2 का। तो इस तरह से हार्मफुल गैस जो रिलीज कर रहे हैं हमारे व्हीकल्स के इंजन, हर बार उस हार्मफुल गैस के अमाउंट को कम करना गया हर एक यूरो में। ठीक है, हर एक यूरो में उस हार्मफुल, जैसे 4 व्हीलर भारत 4 है ना, 3 व्हीलर भारत 4, इस तरह से 2017 में लागू किया गया। समझ गए? यह हम लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए भारत सरकार का प्रयास, किस तरह से उन्होंने पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए इंजन की क्षमता में लगातार सुधार किया। ठीक है, ये हुआ एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन और इसके कंट्रोल को। वाटर पॉल्यूशन जानते हैं, वाटर में किसी भी तरह के अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन, ठीक है, किसी भी तरह के अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। वाटर में क्या क्या अनडिजायरेबल चीज़ ऐड हो सकता है, तो वाटर में ऐड हो सकता है आपका हमारा हाउस होल्ड का वेस्ट जो है वो ऐड हो सकता है, डिटर्जेंट्स ऐड हो सकता है, पेस्टिसाइड ऐड हो सकता है, फर्टिलाइजर्स ऐड हो सकता है। ये सब हमारे वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। वाटर के साफ सफाई के लिए है ना, सरकार ने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 का नाम दिया गया। ठीक है, इस एक्ट का निर्माण किया गया वाटर पॉल्यूशन को सुधारने के लिए। अब देखें कि हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, डोमेस्टिक सीवेज का मतलब हमारे घर की नाली, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। उसमें क्या कुछ होता है जो वाटर बॉडीज में ऐड होते जाते हैं, ये हमारे वाटर बॉडीज हैं। तो देखते हैं इम्प्यूरिटी के रूप में इसमें सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, तो इसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो इम्प्यूरिटीज के रूप में हो सकते हैं। सैंड है, सिल्ट है, मिट्टी है, कोलॉइडल मटेरियल जो उसमें अच्छी तरह से घुल जाए, फीकल मैटर है, बैक्टीरिया है, कपड़ा है, पेपर फाइबर्स है, ये सब ऐड हो जाते हैं। डिजॉल्व मटेरियल में हमारे फर्टिलाइजर नाइट्रेट है, नाइट्रेट अमोनिया है, फॉस्फेट है, सोडियम कैल्शियम है, ये सब हमारे वाटर्स में क्या होते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सारा हम जानते हैं कि हमारे घर का नाली जो है नदियों में गिरता है। हमारे घर का नाली क्या, हमारे फैक्ट्री का भी नाली जो है नदियों में ही गिराया जाता है। लोगों का मानना है कि पानी जो है सारे चीज़ों को क्या कर देती है, साफ कर देती है। पानी हमारे घर को, हमारे फैक्ट्री को तो साफ कर रही है, लेकिन खुद वो जो है अपने आप को पॉल्यूट करते जा रही है, और वो भी हमारे वजह से। हम लोगों को इसके ऊपर केयर करना है, हमको इसको बचाना है ना। लगातार हम लोग ऐड करते हैं, जैसे दिखाया जा रहा है कंपोजिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, एक चार्ट दिया गया है, इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। अगर हम लोग गंदगी को रिवर के अंदर डिस्चार्ज करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखें कि अगर यहाँ दिया गया है कंसंट्रेशन, है ना, किसका, हमारा जो केमिकल्स है उसका कंसंट्रेशन को दिखाया गया है यहाँ। उसके बाद ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, इस रेड लाइन को दिखाया गया डिजॉल्व ऑक्सीजन को दिखाया गया। हम जानते हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है, और उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक हैबिटेट के जितने सारे ऑर्गेनिज्म है अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को अगर यूज करते हैं तो हम लोग अगर इसके अंदर, पानी के अंदर क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, है ना, तो वेस्ट जाएगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया जैसे ही ग्रो करेगा तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते जाएगा, खत्म कर देगा। क्यों खत्म करेगा, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा, यानी रेस्पिरेशन का काम करेगा। तो रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारे वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर घटता है तो यह कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर हमारी वाटर के अंदर जो है बहुत सारे कूड़े कचरे को डाले, ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, और बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाता है। तब हमारा वह जो एक्वेटिक एरिया है, उस एक्वेटिक एरिया में ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को
हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को जैसे ही रिलीज करते हैं किसके अंदर, अगर वाटर के अंदर रिलीज करते हैं तो ये क्या कर देगा, तो ये वहाँ से वाटर के अंदर जैसे ही रिलीज होगा तो वहाँ से ऑक्सीजन लेवल को तो यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया अगर ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया रेस्पायरेशन करेगा। बैक्टीरिया क्या करने वाला है, रेस्पायरेशन करने वाला है। तो ये अगर रेस्पायरेशन करेगा तो रेस्पायरेशन के वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है। और एक वर्ड होता है सीओडी। क्या होता है, सीओडी। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि अगर हमारे पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है, पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है उस सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसको कंज्यूम करने के लिए जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा वो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ही वो क्या कहलाता है, 1 kg मान लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, उस 1 kg ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए अगर 200 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 200 लीटर ऑक्सीजन जो है वह उसका सीओडी कहलाएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, सीओडी कहलाएगा उसका ये। ठीक है, बीओडी और सीओडी को समझे। अगर किसी वाटर का बीओडी बढ़ा हुआ है इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। सीओडी किसी भी वाटर बॉडीज का बढ़ा हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब है कि पानी के अंदर अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर लगातार माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो जमा रहेंगे तो क्या होगा कि और नाइट्रेट फॉस्फेट वगैरह यह जब रहेंगे पानी के अंदर, है ना, तो इसके वजह से वहाँ पर एल्गी को उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिला। तो एल्गी का अगर न्यूट्रिशन मिलेगा ज़्यादा मात्रा में तो एल्गी तेज़ी से ग्रोथ उस एरिया में करेगा, है ना। अगर किसी वाटर बॉडीज में एल्गी का ग्रोथ होता है लार्ज अमाउंट में तो उस प्रोसेस को एल्गल ब्लूम कहते हैं, है ना। प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ठीक है, एल्गी का तेज़ी से ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है, एल्गल ब्लूम कहलाता है। अब जब एल्गल ब्लूम होगा तो वाटर के अंदर से क्या होगा, एल्गी ग्रोथ करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ग्रोथ करेगा तेजी से, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। वो क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोक सकते हैं। इतना ही जानिए कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एक इकॉर्निया है, क्राइसेप्सिस है ना। इकॉर्निया क्राइसेप्सिस जो है उसको वाटर हाइकिंथ कहा जाता है। इसको कहा जाता है वाटर बॉडी का टेरर कहा जाता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसा वीड्स है वाटर का कि अगर ग्रो होता है तो पानी के अंदर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है, ऑक्सीजन के डिमांड को घटा देता है और वाटर बॉडीज को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर देता है। बहुत सारे कह रहा है कि इसके ग्रोथ के पीछे वजह क्या है, हमारा घर से जो नाली से पानी निकलता है ना, हमारे नाली से जो पानी निकलते हैं उस पानी के अंदर क्या होता है, काफ़ी मात्रा में हॉस्पिटल वेस्ट, हमारा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है। और ये हमारे प्लांट, हमारे सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए घातक होता है। हमारे वेस्ट जितने सारे क्रिएट्स होते हैं वो वेस्ट हमारे पानी के अंदर जीवों के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, आप उसको भी देखते चले, बायोमैग्निफिकेशन वर्ड है। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन है कि किसी भी तरह का पानी के अंदर हार्मफुल सबस्टांस का एडिशन हम लोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इसके अलावा केमिकल्स है, पेस्टिसाइड है ना, और डीडीटी है। ये सब चीज़ का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो ये सबस्टांस अगर एक्वेटिक हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है तो जब फूड चेन में ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो इसका अमाउंट घटने के बजाय इनडिफिनिट रेशियो में लगातार बढ़ता जाता है। और इसके इनडिफिनिट रेशियो में लगातार बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन को इस तरह से देखें कि अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वाटर बॉडीज़ के अंदर, वाटर के अंदर DDT 0.003% जो है
है ऐड किया गया है, पीपीबी है, पार्ट पर बिलियन है ना। 1 बिलियन में कितना होना चाहिए, तो 0.03 कण इसका है। अगर पानी से इस डीडीटी को हमारा जू प्लैंकटन है ना, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स जो पानी के अंदर होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है, उनको जी प्लैंकटन कहते हैं, तो उनके अंदर जो लेवल देख रहे हैं वो हो गया यहाँ पर 0.03% था, है ना, 003%, और वहाँ पर 0.04% हो गया। अब इसी तरह से देखिए कि आगे अगर हम लोग चलते हैं तो जू प्लैंकटन को अगर स्मॉल फिश खाता है ना, जू प्लैंकटन को अगर स्मॉल फिश खाता है तो आप क्या देख रहे हैं अंतर, आप देख रहे हैं कि स्मॉल फिश के अंदर इसका अमाउंट जो हो गया, अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था 0.04%, यहाँ क्या हो गया 0.5 ppm हो गया, है ना, ppm में चला गया ये। अब आगे यहाँ जो है उसको लार्ज फिश खाते हैं तो उसके अंदर 2 ppm हो गया। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि फिश खा रहे हैं, तो फिश को खाने वाले बड़े जो ईगल्स वगैरह है वो इसको खा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसके अंदर इसका अमाउंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया 25 ppm। मतलब इनडिफिनिट रेशियो में अगर इस केमिकल्स का बढ़ोतरी होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो इसी को कहा जाता है बायोमैग्नीफिकेशन। अब आगे देखें यूट्रोफिकेशन वर्ड को, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन को समझना है तो यूट्रोफिकेशन जो है एक नेचुरल एजिंग सिस्टम है किसी भी लेक का, है ना, नेचुरल एजिंग सिस्टम है किसी भी लेक का, झील का, तालाब का, जिसमें लगातार पानी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट का अमाउंट क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। कोई नया नया बना हुआ लेक है, उसमें वाटर जो है वो काफ़ी ठंडा है, क्लियर है, काफ़ी कम लाइफ उसके अंदर पाया जा रहा है। धीरे धीरे टाइम बढ़ा, है ना, उसमें क्या हुआ, लगातार नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी अदर सब्सटेंस का एडिशन होते गया, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन ऐड होते गए, उनका डेथ होते गया, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती गई, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती गई, है ना, और डिपोजिशन भी बढ़ता गया। अब पानी पहले की तरह ठंडा नहीं रहा, ये कूल होता गया न्यूट्रिएंट के बढ़ने के वजह से। यहाँ पर मार्स बनता गया, दलदल बनता गया, छोटे छोटे प्लांट्स, झाड़ियाँ बनती गई, धीरे धीरे यह झील जो है पूर्णतः गायब हो गया। इसका स्थान जो है अब वो लैंड ले चुका है, जंगल यहाँ पर बन जाएगा, प्लांट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह का जो यूट्रोफिकेशन हम लोग देखे, इस यूट्रोफिकेशन को हम लोग देख सकते हैं कि हमारे द्वारा भी ये यूट्रोफिकेशन क्रिएट किया जाता है। एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं। एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन में क्या है कि हम लोग के द्वारा नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह कोई भी वाटर बॉडीज में लगातार ऐड किया जाता है। अगर हम लोग वाटर बॉडीज में ऐड करते हैं तो यह काफ़ी तेज गति से फैलता है हमारे पानी के अंदर, और पानी के अंदर एल्गी वगैरह के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और वाटर बॉडी समय से पहले पॉल्यूटेड हो जाते हैं, एल्गल ब्लूम बढ़ता है ना, तो ये कहलाता है एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बहुत सारा वेस्ट भी हम लोग इसमें डालेंगे, थर्मल पावर, ये सब सारा चीज है, ये सब कहलाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक केस स्टडी, ठीक है, एक केस स्टडी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वेस्ट के ट्रीटमेंट, गंदगी के पॉल्यूशन को ट्रीटमेंट के लिए एक केस है, कहाँ का है, टाउन ऑफ अर्काटा का है, ठीक है। ये नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में अर्काटा है। इसमें सारा काम जो किया गया उसमें हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, है ना, के साइंटिस्ट थे, और यहाँ के जो लोकल लोग थे, है ना, वो लोगों ने मिल करके इसका कार्य को पूरा करने का काम किया। तो कह रहा है इसमें पानी को साफ करने के लिए कई तरह का प्रोसेस किया गया। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, कौन सा पानी, जो सीवेज, नाली का कचरा पानी निकलता है उसको साफ करके प्योर वाटर में और उससे ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए प्लांट का फॉर्मेशन किया गया। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन में सारे गंदे पानी को एक फिल्टर किया गया, क्लोरीन ऐड किया गया, है ना। उसके बाद जो है जितने सारे उसके अंदर डेंजरस पॉल्यूटेंट थे, डिजॉल्व मटेरियल थे, है ना, वो भी मौजूद थे उसके अंदर। अब तब क्या किया गया, तब इसके अंदर इन्होंने
एक प्लांट बनाया, लगभग 60 हेक्टेयर मार्सी एरिया था ये प्लांट, है ना। 60 हेक्टेयर का एक दलदली क्षेत्र बनाया गया और जहां पर सारा काम को अंजाम दिया गया। क्या काम अंजाम दिया गया? तो इसमें इन्होंने क्या किया कि पानी को यहाँ लाते थे, बैक्टीरिया वगैरह, फंगी बैक्टीरिया वगैरह सब इस एरिया में मौजूद थे। वो क्या करते थे, पानी के अंदर जितने सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स थे उसको डिग्रेड करने का काम करते थे और पानी पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर के आगे जाता था। तो इस तरह के मेंबर को फोम कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स, है ना, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स फोम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पानी को शुद्ध करने का काम किया, है ना, और यह लोकल और गवर्नमेंटल दोनों बॉडीज के द्वारा बनाया हुआ प्लांट था और इससे पानी अच्छी तरह से साफ हुआ। हम लोग देखते हैं कि हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट का जनरेशन होता है। हम लोग करते क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी करते हैं। अपने घरों में भी क्या करते हैं, डिटर्जेंट युक्त पानी को नाली में बहा दिए। इसके अलावा बाथरूम, टॉयलेट वगैरह है, टॉयलेट में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, फ्लश आउट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को रिलीज करते हैं। तो इस तरह के टॉयलेट भी पानी की बर्बादी करते हैं, पानी को कंटामिनेटेड करते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। इससे बचने के लिए एक टॉयलेट बनाया गया जिसको कहा जाता है इकोसेन टॉयलेट, है ना। इकोसेन टॉयलेट जो है अभी केरला और श्रीलंका के बहुत सारे इलाके में बना हुआ है। इसमें पानी कम डालना है। इसमें नीचे जो है टैंक की जगह पर क्या है, एक ऐसा टैंक बना हुआ है नीचे, जिसका निचला हिस्सा जो है वो सीमेंटेड नहीं है। और इसमें क्या करना है, तो नीचे मैन्योर का भी फॉर्मेशन होगा और कम पानी में भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। इस तरह का फोम है, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट को हम लोगों को देखना है। सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट किसको कहते हैं? सॉलिड वेस्ट किसी भी तरह का वेस्ट हो सकता है, म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकता है, हमारे ऑफिस का हो सकता है, स्टोर का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, है ना, हमारा कागज, टीन का डब्बा, टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक, पेपर, फूड का वेस्ट, ग्लास, मेटल्स का, रबर का, लेदर का, टेक्सटाइल का, ये सारा जो है वेस्ट वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड वेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सभी वेस्ट संयुक्त रूप से सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। तो इन सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि वेस्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, तो इस वेस्ट को ख़त्म करना है हमारे इन्वायरमेंट से। तो इसके लिए सैनिटरी लैंडफिल एक तरीका है। क्या है? सैनिटरी लैंडफिल एक तरीका है। सैनिटरी लैंडफिल में हम लोग इस तरह के वेस्ट को गड्ढे में बंद कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना, और इस तरह से वो ख़त्म हो जाएगा, दब जाएगा लैंडफिल। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है और ये सॉलिड वेस्ट की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो हर चीज़ को हमको लैंडफिल करना असंभव है। बहुत सारे तो जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है जो डिग्रेडेबल है, डिकम्पोज होने वाले हैं, वो सबको तो हम अगर वेस्ट को कर देते हैं सैनिटरी लैंडफिल तो ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सैनिटरी लैंडफिल के लिए एरिया कम पड़ने वाला है। तो इस तरह का काम को से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें से हम लोग छांटेंगे कि कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग सैनिटरी लैंडफिल करेंगे। रिसाइक्लेबल जो है उसको फिर से यूज करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये तीन तरह का वेस्ट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग हमारे आसपास जो कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ी वाला को ये सारे वेस्ट को दे सकते हैं। कबाड़ी वाला जो है उसको ब्रेक डाउन करके उसको वापस उससे यूजफुल सबस्टेंस जो है क्या करता है, निकाल लेता है और फिर उस वेस्ट को फेंकता है या फिर उसको सैनिटरी लैंडफिल कराता है। तो इस तरह से इस सारा वेस्ट को हम लोग कई तरह से क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट का इंसिनरेशन कर सकते हैं, जला सकते हैं, है ना। वो भी इंसिनरेशन बंद कमरे में जलाना है, हार्मफुल कैटालिटिक कन्वर्टर के प्रेजेंस में जलाना है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहेगा, स्क्रबर रहेगा, हार्मफुल चीज़ों को हटा देना है उससे, तब जा करके वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो पाएगा। हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनरेट करते हैं हजार्डस वेस्ट, डिसइंफेक्ट वगैरह जो निकलता है, केमिकल्स है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब भी इधर से उधर फेंके रहते हैं। इसके अलावा वेस्ट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। हमारा आज तो मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो है, पुराना वाला जितना सारा सामान है वही वेस्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। और वही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है हमारे लिए ख़तरनाक है, उसको भी हमको डिग्रेड करना है, बहुत ख़तरनाक वाला चीज़ है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रहे हैं आजकल, अपने
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और ये लोग उस वेस्ट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कॉपर, मेट, आयरन, निकेल और गोल्ड जैसे मटेरियल्स मौजूद है। उसको वो रिकवर करने के लिए उससे गेन कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको सैनिटरी लैंडफिल करने के लिए दिक्कत है। हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा, हमारे इन्वायरमेंट पर फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। उसके बाद है एक केस स्टडी देखते हैं हम लोग, है ना, प्लास्टिक वेस्ट के बचाव के लिए। तो इस वेस्ट से बचाव के लिए केस स्टडी में देखते हैं कि बेंगलोर की कहानी है। बेंगलोर की कहानी में क्या देखते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है अहमद खान। अहमद खान 57 ईयर ओल्ड है और इनके पास प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है। ये वहाँ पर प्लास्टिक के थैले लगभग 20 सालों से बना रहे हैं और एकाएक उनके दिमाग में ख्याल आया कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, इसका कोई विकल्प है, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक के को से एक पाउडर बनाया जिसका नाम पॉलीब्लेंड रखा। और पॉलीब्लेंड को उन्होंने क्या किया, हमारे बिटुमिन के साथ जोड़ दिया, कोलतार जिसको कहते हैं, बिटुमिन के साथ जोड़ करके इन्होंने एक कॉलेज का सहारा लिया। आरसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में है, सिटी कॉरपोरेशन में है। उसके सहयोग से इन्होंने सड़क का निर्माण किया इससे। और ये रोड जो है बिटुमिन से बना हुआ है, वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी को रखता है, काफ़ी टिकाऊ होता है, प्लास्टिक फर्म होता है, अच्छे से जोड़ रख कर रखता है, ये बनाया है। इसको बनाने के लिए उन्होंने रैक पिकर्स जो कचरा चुनने वाले थे, पहले इस प्लास्टिक के लिए उनको 40 पैसे के हिसाब से 1 केजी के हिसाब से पैसा मिलता था। इन्होंने उस कचड़े वाले चुनने वाले को 6 रुपया, है ना, 6 रुपीज़ दिया उस कचड़े के लिए पर केजी के हिसाब से। तो वो उनको प्लास्टिक कलेक्ट करके ला करके देते थे। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, काफ़ी लंबी चौड़ी लगभग 40 किलोमीटर सड़क को बनाया। 2002 में 40 किलोमीटर लंबी सड़क को बेंगलोर में बनाया और इनका प्लान था कि और ज़्यादा सड़क को हम लोग इससे बनाएंगे। इस तरह से हमारे जीवन पर देखें कि प्लास्टिक को के पॉल्यूशन को कम करने के लिए अहमद खान ने काफ़ी योगदान दिया। उसके बाद एग्रो केमिकल एंड अदर डियर इफेक्ट हमारा जानते हैं। खेती जो करते हैं, खेती करने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो खेती करने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंगिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, है ना, ये सब का यूज हम लोग करते हैं। इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हमारी सॉइल धीरे धीरे बैरन हो जाएगी अगर हम लोग जो है इस तरह की खेती को करते रहेंगे, तो हमारा लैंड जो है वो बैरन हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में करना क्या है, तो इस तरह का एग्रीकल्चर करना है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल्स का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग खेत से निकलने वाले प्रोडक्ट को, जैसे है हमारा पुआल है, स्ट्रॉ है और भी अदर मैटर्स जो है, गाय का गोबर है, काऊ डंग है, सब को हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करेंगे। खेती के साथ साथ क्या करना है, तो खेती के साथ साथ हम लोगों को बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, सारा चीज़ को एक साथ करना है। और इसका तरीका सबसे पहले किसने दिया, रमेश चंद्र डागर, है ना, ये सोनीपत के किसान थे, हरियाणा के। इन्होंने क्या किया कि लोगों को जागरूक किया ऐसी खेती के लिए जिसमें विदाउट फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की खेती करना है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इनके इस अभियान में बहुत सारे आदमी जुड़े। लगभग वहाँ के कितने किसान, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के लगभग 5000 फार्मर इनके साथ जुड़े। और इसके लिए हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब का गठन किया गया, है ना, और इसी गठन में सभी लोग जुड़े। रमेश चंद्र डागर ने काफ़ी आसानी से लोगों को अच्छे तरीके से खेती करने के बारे में सिखाया, जिससे हमारे लैंड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और केमिकल जो हमारे खानों में यूज होते हैं वो स्वीट पॉइजन की तरह है, उनसे भी हमें क्या होगा, बचाव मिलेगा। तो ये उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा और भी है, इसके लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा।
अगले टॉपिक को रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका सारा चीज़। धन्यवाद। वीडियो से लगातार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा।